दी भारत टॉप एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अगले क्रम में बढ़ते हैं। तो आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। विराम चिन्ह कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन चलेंगे देखेंगे विराम चिन्हों की परिभाषा। तो अपन को सरल परिभाषा जो लगेगी अपन वही पढ़ेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये दूसरे शब्दों में अपन विराम चिन्हों की परिभाषा पढ़ेंगे। ये यहाँ से और यहाँ तक। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्यों को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट यानी अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। जैसे लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं या विराम चिन्ह कहा जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको जो भी सरल परिभाषा लगे आप तो वो लिख लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सरल शब्दों में अगर आपको लगे तो वो लिख लेना। जैसे देखो जे हैं रो को मत जाने दो, तो यहाँ पर जे चिन्ह का पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे देखो एग्जाम्पल भी दिया है। ये वाला कह रहा है पहले में, जैसे रो को मत जाने दो, रो को मत जाने दो, तो जब मैं अल्पविराम लगा दिया नहीं कोमा, रो को मत जाने दो, रो को मत जाने दो, तो इसमें लगा लिया। ऐसा एक ही बात लेकिन इसमें अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। उपयुक्त उदाहरण में यानी जो ऊपर दिए गए उदाहरण में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। जबकि तीनों वाक्य में ही वही शब्द है और दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्पविराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्पविराम लगाने से किसी को न रोक कर जाने के लिए कहा गया है। समझ में आया होगा। रोको मत जाने दो यानी इसमें तो जाने दे रहे हैं, इसमें रोको मत जाने दो, मतलब इसमें दूसरे में कह रहे हैं कि रोको यानी इसमें रोक रहे हैं, नहीं जाने दो जी कह रहे हैं। और इसमें पहले में कह रहे हैं रोको मत जाने दो, और दूसरे में जो रोको मत जाने दो इसमें। अब तीसरे में भी कह रहे हैं रोको मत जाने दो, यानी अब उसको जाने दो। इसमें पहले में सीरियसली कह रहे हैं, दूसरे में नहीं जाने दे रहे, तीसरे में मत जाने दो कह रहे हैं। रोको मत जाने दो यानी उन्हें नहीं रोको, जिसने उन्हें जान दो। ठीक है ना, समझ में आया होगा। और विराम चिन्हों की आवश्यकता, जो आपको विराम चिन्हों का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। जीवन की दौड़ में मनुष्य कहीं ना कहीं रुकना या ठहरना भी पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। यह आराम विराम का ही दूसरा नाम है। पहले विराम होता है और फिर आराम। स्पष्ट है कि साधारण जीवन में भी विराम की आवश्यकता होती है। समझ रहे होंगे मैंने क्या पढ़ा आप। लेकिन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लिखते समय लेखक यूं ही नहीं दौड़ता, बल्कि कहीं थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठहरता है, यानी पूर्ण विराम लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक दशा की गति सदा एक जैसी नहीं होती। यही कारण है कि लेखक कार्य में भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है।
इसमें एग्जाम्पल ये भी दिया गया है कि जीवन की बहाव में हम लोग बह रहे हैं, लेकिन कहीं थोड़ा आराम विराम भी अपने जीवन में भी अपन करते हैं। ऐसे ही ये लेखनी में भी विराम दिया जाता है, इसलिए इन्हें विराम चिन्हों की आवश्यकता हमें पड़ी है। इसलिए हमारे हिंदी के महानुभावों ने इन चिन्हों को हमें दिए हैं कि कौन चिन्ह कब लगते हैं। आप पढ़ लेना ये, और आगे पूरा यही सार है। और जो अपने मेन फैक्ट हैं वो अपन आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ये अपने आ गए हैं। हिंदी में प्रचलित प्रमुख यानी विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों देखते हैं अपन। ये अपना है अल्प विराम, ये अपने हैं अल्प विराम, इसमें इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। ये है अपना अर्ध विराम, इसको कहते हैं सेमी कॉलम। इसको कहते हैं अपने तीसरे को पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। उपविराम यानी कॉलम। और विस्मयादि बोधक चिन्ह जे है। और आपका प्रश्नवाचक चिन्ह जे है। और आपका कोष्टक जे है, ऐसा लगाते हैं कोष्टक। और योजक चिन्ह जे है अपना। और ये अपने नौमा है, देखो ये अपना अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह है। अब देखो दोस्तों, ये है अपना लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह जे है, रेखांकन चिन्ह जे है, लोप चिन्ह जे है। तो अपने हो गए हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लिख लेना आप। अब आगे अपन इनकी डेफिनेशन उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। अल्प विराम यानी कोमा, तो कोमा के बारे में जाने। वाक्य कहाँ लगता है ये कोमा, अल्प विराम। नंबर 1, वाक्य में जहाँ थोड़ा रुक ना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या आदियों को अलग करना हो, वहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प का विराम का अर्थ हुआ है थोड़ा विश्राम, यानी थोड़ा विश्राम अथवा थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम वस्तु से वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे कि अभी मेरा एक कॉल आ गई थी तो उसमें मैं रुका, यानी मैं भी एक साथ वीडियो थोड़ी बनाऊंगा, थोड़ा रुक रुक के बनाऊंगा। तो यही तो अल्प विराम, यही विराम है और क्या है। एग्जाम्पल देखो, भारत में गेहूँ रुके अपन, फिर चना अलग शब्द है, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। तो ऐसे ही दूसरे में है, ऐसे ही शिवाली में है एग्जाम्पल, तो पढ़ लेना। रमेश केशव क्या तुम कल जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और प्रश्न पूछता है तो प्रश्नवाचक है। और इसके बाद केशव नहीं मैं परसों जा रहा हूँ, यानी केशव नहीं के बाद अल्प विराम आया और फिर पूर्ण विराम, मैं परसों जा रहा हूँ, पूर्ण लगा दिया फिर। तो ठीक है ना। इनके कुछ मुख्य नियम हैं, तो नियम पढ़ लेना, लिख लेना आप। नई वीडियो क्या लंबी हो जाती है, जिससे आप लोगों को देखने में बहुत परेशानी भी आती है कि कोई इतने देखते रहें, सर तो बना देते। जी पढ़ लेना आप, और समय मिले तो लिख लेना। इसको रोक रोक के, वीडियो को रोक रोक के लिख लेना आप। श्री, ठीक है ना। देखते जाओ दोस्तों,
मोहन ने कहा। ये भी लिख लेना। हाँ, जैसे 2 अक्टूबर सन 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। ये कॉमा लगाया, अर्धविराम आ गया अब अपना, अर्धविराम यानी आधा विराम। तो जहाँ अर्धविराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं वहाँ अर्धविराम होता है यानी लगाया जाता है। यदि वाक्य और उदाहरण जो हो गया, आमतौर पर अर्धविराम दो वाक्यों को जोड़ता है जो थोड़े असंबद्ध होते हैं एवं जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। देखो, किंतु श्रीनगर में और किस्म के फल विशेष रूप से उगाए जाते हैं, यानी थोड़े ठहरे ना, इसलिए ये चिन्ह लगा है। देखो, ये चिन्ह लगा है, ठीक है ना। अपन पढ़ चुके हैं, पूर्ण विराम पढ़ेंगे। जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम होता है, नहीं लगाया जाता है। जैसे पढ़ रहा हूँ यानी पढ़ रहा हूँ, तो इसमें क्या पूर्ण विराम ही लगेगा। जैसे ये चिन्ह लगाया जाता है यहाँ पूर्ण विराम, ठीक है ना। और आगे जो भी है इसमें लिख लेना। बस मेन फैक्ट तो यही है। पूर्ण विराम का दुष्प्रयोग। पूर्ण विराम के प्रयोग में, अब देखो पूर्ण विराम के दुष्प्रयोग क्या हो रहे हैं। पूर्ण विराम के प्रयोग में सावधानी न रखने के कारण निम्नलिखित उदाहरण में अल्प विराम लगाया जाता है। आप मुझे नहीं जानते, महीने में 2 दिन ही व्यस्त रहता हूँ, यानी जहाँ जानने के बाद अल्प विराम के स्थान पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ वाक्य पूरा हो गया। आप मुझे नहीं जानते, यहाँ पूर्ण विराम लगाना चाहिए, लेकिन लोग अल्प विराम लगा। दूसरा वाक्य पहले से बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो ऐसे यानी उसका दुरुपयोग होता है। उपविराम पढ़ लेना। जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता है बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो इसलिए ए लगाया जाता है उपविराम में। मोहन, गोपाल, गिरधर आदि, यानी बल्कि किसी वस्तु विषय के बारे में बताया जाता है। जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता है लेकिन क्या किसी के बारे में बताया जाए, तो वहाँ उपविराम होता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, बता ही दिया। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग हर्ष, विवाद यानी हर्ष के बारे में, खुशी के बारे में, विवाद यानी विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वाह, आप यहाँ कैसे पधारे, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया, यानी ऐसे एग्जाम्पलों के लिए विस्मय आदि बोधक का चिन्ह होता है। जहाँ मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ क्या रखा है, इतना सुबह सुबह तुम कहाँ चल दिए, ये प्रश्न के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। कोष्टक चिन्ह। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उच्चारण का मतलब होता है बोलना, तो यहाँ एक अलग से लगा बोलना शब्द लिख दिया और कोष्टक लगा दिया, नहीं, जीभ एवं कंठ से होता है। लता मंगेशकर भारत की
कोकिला, यानी कोकिला का मतलब होता है मीठा गाने वाली है। ठीक है ना। योजक चिन्ह दोस्तों, हिंदी में अल्पविराम के बाद योजक चिन्हों का प्रयोग अधिक होता है। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे विभाजन चिन्ह भी कहते हैं। जैसे जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, यानी ये योजक चिन्ह का प्रयोग में आते हैं। योजक चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों अब प्रश्न आता है कि योजक चिन्ह की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि योजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ को योजक चिन्ह चकमा देता है। यह किसी शब्द के उच्चारण अथवा वर्तनी को स्पष्ट करता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। योजक चिन्ह के बाद अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह यानी ये चिन्ह दिख रहा है इसका प्रयोग होता है। जैसे राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, यानी किसी कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य अवतरण ज्यों के त्यों उद्धृत किए जाए वहाँ तो ज्यों के त्यों समझ रहे होंगे, बस एक ही यही कर लेना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, वह लिख लेना। आगे बढ़ते। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह में दोस्तों किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य या जीरो लगा देते हैं। यह लाघव चिन्ह कहलाते हैं। जैसे पंडित का लाघव चिन्ह, यानी पंडित का लाघव चिन्ह लगाते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं। जैसे डॉक्टर का लाघव चिन्ह होता है जी अपन जी लगाए रहते हैं, ध्यान से रखना। कोई सोचता है कि जी बिंदी लगी है, लेकिन वो चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? लाघव। डॉक्टर का लाघव चिन्ह, प्रोफेसर का लाघव चिन्ह, सबके चिन्ह होते हैं जी। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लिख लेना। समझ नहीं रहे हो? आदेश चिन्ह, यानी किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व आदेश चिन्ह यानी आदेश देता है। क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व आदेश यानी का प्रयोग किया जाता है। जैसे वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तुझे लगा है चिन्ह, ऐसी जगह पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। रेखांकन। रेखांकन एक बार और समझें। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व यानी क्रम से लिखना हो तो पूर्व आदेश दिया जाए उसे, मतलब क्रम से व्यक्त करने से पूर्व आदेश चिन्ह, ये चिन्ह छपा है और का प्रयोग दो बिंदी और आदेश चिन्ह जैसा। ठीक है ना, लिख लेना और बार बार पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएंगे। रेखांकन चिन्ह वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति। लोप चिन्ह जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई, फिर डॉट 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 हम करेंगे या मरेंगे। जी अपने यहाँ तक हो गए हैं, चिन्ह पढ़ चुके हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो ऐसे ही आपको निरंतर मिलती रहे। और
आपने हमारे सपोर्ट किया और हम वीडियो देखी, इसके लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय जय श्री राम।